Hello students, in today's lecture number 2 on electromagnetic waves for class 12, we shall discuss transverse nature of an electromagnetic wave. आज हम ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर होता है। बच्चों, आपको पता है कि दो टाइप की वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे कि साउंड वेव होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव, 11th में भी आपने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस होते हैं। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट करती है, उस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होंगे। बट इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वाइब्रेशंस will be perpendicular to the direction of propagation. For example, in case of light wave, the vibrations are perpendicular to the direction of propagation. लाइट, जिसको मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर हम प्रूव करना चाहेंगे। सो फॉर दिस वी कंसीडर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीजिए, कंसीडर कीजिए, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है यानी ट्रेवल हो रही है, एंड ए पैरेललोपाइप्ड ओ ए बी सी डी ई एफ जी प्लेस्ड विद इट्स एज पैरेलल टू द 3 एक्सिस एज शोन इन द फिगर। कैसे? मतलब जैसे मान लीजिए ये एक एक्सिस मान लेता हूं, ये दूसरा एक्सिस मान लेता हूं और ये तीसरा एक्सिस मान लेता हूं। ठीक है, ये आप जानते हैं ओरिजिन है, ये आप जानते हैं मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इसे कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव वाई, और इस एक्सिस को कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव जेड। अब देखिए यहां पर एक पैरेललोपाइप्ड बनाते हैं, तो इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर ये बनाया, और दूसरा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और इनको इस तरीके से मिला दीजिए। उनको इस तरीके से मिला दीजिए, तो ये बन गया पैरेललोपाइप्ड। इस पैरेललोपाइप्ड में ये पॉइंट ओ मान लेता हूं, ये बी ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये सी मान लेता हूं बेटा, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं। तो देखिए इसमें कितने फेसेज हो गए? 6 फेसेज हो गए। कौन कौन से 6 फेसेज? देखिए एक तो हो गया ए बी सी डी, और इसका अपोजिट फेस हो गया ओ जी एफ ई, 2 तो ये हो गए। ऊपर वाला एफ जी बी सी, और इस ऊपर वाले का अपोजिट कौन सा हो गया? ओ ए डी ई, 4 हो गए। और एक हो गया ओ ए बी जी अंदर वाला, और इसका अपोजिट हो गया एफ सी डी ई। ये 6 फेसेज इस तरीके से हो गए। 6 फेसेज होते हैं, और कितने कॉर्नर्स होते हैं? कॉर्नर्स की यदि बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये पैरेललोपाइप्ड है, इसको हमने कंसीडर किया है। अब मान लिया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग और प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मीन्स दिस पॉजिटिव एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पॉजिटिव एक्स क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मान लेते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में नहीं हो सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यदि हम ये अज्यूम करते हैं कि एक्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन,
then the electric vector and magnetic vector of electromagnetic wave cannot be in positive x direction. यदि हम इस बात को प्रूव कर दें कि x डायरेक्शन में ना तो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना ही मैग्नेटिक वेक्टर है, तो उस केस में हम कह पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि x डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है, ठीक है, x डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है, तो जो प्लेन जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होगी वो कौन सा प्लेन होगा, ये वाला होगा, वाई जेड प्लेन होगा। तो ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं बेटा, एक तो ये प्लेन हो गया, एक तो इसको शेडिंग कर लीजिए अच्छे से, ये एक प्लेन हुआ बेटा, ये वाई जेड प्लेन हुआ, एक कौन सा प्लेन हुआ, वाई जेड प्लेन हुआ। ठीक है, वाई जेड प्लेन, इस तरीके से इसकी शेडिंग कर लीजिए। ठीक है, और इसका अपोजिट ये देखिए, ये हो गया, ये भी एक वाई जेड प्लेन है, ये भी क्या है बेटा, वाई जेड प्लेन है, जिसकी मैं शेडिंग कर रहा हूं, ये भी एक वाई जेड प्लेन है। पहले जो शेड किया वो भी एक वाई जेड प्लेन था, वो भी एक वाई जेड प्लेन था। इस तरीके से शेडिंग कर ले हल्के कलर में। ठीक है, ज्यादा डार्क नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से शेडिंग कर लिया। ये पॉइंट ओ है, ध्यान रखिए, दिस इज द पॉइंट ओ। अब जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट मतलब किस डायरेक्शन में इसके डिस्टरबेंस जाएगा। वेव फ्रंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिस्टरबेंस, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिस्टरबेंस किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो जो डिस्टरबेंस है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या तो इस प्लेन से पास होगी या इस प्लेन से पास होगी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। किस प्लेन से पास होगी, वाई जेड प्लेन से पास होगी, क्योंकि ना तो इस प्लेन से पास हो सकती है जो कि एफ सी डी ई से बना हुआ है। एफ सी डी ई, ये जो एक्स वाई प्लेन है, कौन सा, ओ ए बी जी, ये एक्स वाई प्लेन है, ओ ए बी जी। और इसका अपोजिट एफ सी डी ई, ये भी एक एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन से पास नहीं हो रही है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किससे पास हो रही है, वाई जेड प्लेन से पास हो रही है। और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिए जेड एक्स प्लेन से पास होगी। जेड एक्स प्लेन कौन सा हुआ, ओ ए डी ई, या फिर जी बी सी एफ। ना जेड एक्स प्लेन जो कि ऊपर है और नीचे है, ना तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्टरबेंस पास होगा, और ना ही एक्स वाई प्लेन से डिस्टरबेंस पास होगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होगी, जो डिस्टरबेंस पास होगा, जो वेव फ्रंट पास होगा, वो या तो इस वाई जेड प्लेन से पास होगा या फिर इस वाई जेड प्लेन से पास होगा। क्लियर। मान लेते हैं कि एट राइट साइड ऑफ ABCD, ठीक है, राइट साइड ऑफ ABCD इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर 0। इस ABCD के राइट साइड में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ऐसा हम कह सकते हैं। ABCD के राइट साइड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 0 होंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर भी 0 होगा और मैग्नेटिक वेक्टर भी 0 होगा। ठीक है, किस तरफ, राइट साइड ऑफ द प्लेन ABCD। ठीक है, जो E और B है बेटा, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर है, वो किस किस पर डिपेंड करेगा, ये बताइए जरा। वेव कहां ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। वेव जब एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो एक्स पर डिपेंड करेगा, और दूसरा टाइम पर डिपेंड करेगा, यानी एक्स और टी पर डिपेंड करेगा, वाई और जेड पर डिपेंड नहीं करेगा। कौन डिपेंड नहीं करेगा, ई एंड बी। ठीक है, देखिए राइट साइड ऑफ ABCD इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर दोनों 0 हैं। लेकिन यदि इस ABCD के लेफ्ट साइड की बात करें, इस लेफ्ट साइड में देखें, तो जो E और B है वो केवल और केवल X और टाइम पर डिपेंड करता है, Y और Z पर डिपेंड नहीं करेगा।
भाई क्यों करेगा? देखिए वेव ट्रेवल कर रही है आपकी एक्स डायरेक्शन में, समझिएगा बेटा इसको अच्छे से। वेव आपकी ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली जो डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इस जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस जा रहा है, इस यदि हम वाई जेड प्लेन की बात करें तो डिस्टरबेंस इस वाई जेड प्लेन से या इस वाई जेड प्लेन से पास होगा। तो वाई जेड प्लेन से जो डिस्टरबेंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर इस वाई जेड प्लेन एबीसीडी के राइट साइड में तो जीरो होंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में जीरो नहीं होंगे। और जीरो नहीं होंगे तो फिर ये किस पर डिपेंड करेंगे? लेफ्ट साइड में यहां पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करेगा? जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है यानी एक्स पर, और टाइम पर डिपेंड करेगा, एक्स और टी पर डिपेंड करेगा, वाई और जेड पर डिपेंड नहीं करेगा। यही बात मैंने यहां पर लिखी है। द वेव फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द वाई जेड प्लेन एंड एबीसीडी इज ए पोजिशन ऑफ इट एट एनी टाइम टी। एबीसीडी क्या मान लिया हमने? वेव फ्रंट मान लिया, एक प्लेन मान लिया जिससे डिस्टरबेंस पास हो रहा है। ठीक है, तो इस एबीसीडी के राइट साइड में, एट द राइट साइड ऑफ एबीसीडी, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर आर जीरो, बट एट द लेफ्ट साइड ऑफ एबीसीडी इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर डिपेंड्स ऑन एक्स एंड टी बट नॉट ऑन वाई एंड जेड। एक्स और टी पर डिपेंड करते हैं लेकिन वाई और जेड पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है? हमें एस्टेब्लिश करना है, प्रूव करना है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो टू एस्टेब्लिश और टू प्रूव ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी शैल एस्टेब्लिश दैट E and B are perpendicular to the direction of propagation of wave. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या है? दिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब हम यदि ये प्रूव कर दें कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ना तो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना मैग्नेटिक वेक्टर है, तो हम ये कह पाएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। अब गॉस थ्योरम की यदि आप बात करोगे, किसकी बात करोगे? गॉस थ्योरम की। ध्यान कीजिए, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q/epsilon 0। ये होता है कौन? गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम यदि हम रफ में लिखें, यदि यहां पर रफ में लिखूं मैं, गॉस थ्योरम क्या होता है बेटा? गॉस थ्योरम होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q/epsilon 0। ये होता है। लेकिन इसी गॉस थ्योरम को जब हम इस गिवन केस के लिए यूज करते हैं तो क्या होगा? देखिए यदि हम ये मान लें कि इस पैरेललोपाइप्ड, कौन सा पैरेललोपाइप्ड? ये पूरा जो स्ट्रक्चर है O A B C D E F G O, ठीक है, तो इस पूरे पैरेललोपाइप्ड के अंदर कोई चार्ज नहीं है मान लीजिए। इफ नो चार्ज एनक्लोजेज बाय दिस पैरेललोपाइप्ड, तो उस केस में ये जो Q है ये तो जीरो हो जाएगा। तो जो गॉस थ्योरम है वो क्या हो जाएगी बेटा? इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये किसके लिए है? पूरे पैरेललोपाइप्ड के लिए है। O A B C D E F G पूरे पैरेललोपाइप्ड के लिए इंटीग्रेशन है, यानी पैरेललोपाइप्ड कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा है। अब इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बेटा, इस इक्वेशन 1 को हम प्रत्येक पार्ट के लिए डिवाइड कर दें, यानी इलेक्ट्रिक, ये क्या किसको बता रहा है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता रहा है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्ट्रक्चर से जो पास हो रहा है वो जीरो है। इसका मतलब जो इनकमिंग फ्लक्स है वो आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर है। भाई टोटल फ्लक्स कब जीरो होगा? जब इनकमिंग फ्लक्स का वैल्यू आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर है, यानी जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर से आ रही हैं उतनी की उतनी बाहर जा रही हैं, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से एंटर कर रही हैं उतनी की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही हैं। तो उस केस अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यदि हम इलेक्ट्रिक, क्योंकि यहां पर दोनों बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक वेक्टर भी होता है। तो देखिए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है उतनी की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएंगे।
तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है, वैसे ही जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी की उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जाएंगी, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो होगा। तो हमने यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। अब देखिए इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इंट्रीगेशन सबसे पहला वाला फेस लीजिए, कौन सा प्लेन, ए बी सी डी, जो कि वाई जेड प्लेन है, इसके लिए इसको लिखें ई डॉट डी एस। ठीक है, प्लस प्लस फिर इसके बाद में लिखिए इसका अपोजिट कौन है, ए बी सी डी का, ए बी सी डी का अपोजिट, ए बी सी डी का अपोजिट प्लेन ओ जी एफ ई, ओ जी एफ ई, ओ जी एफ ई, ये ई डॉट डी एस हो गया। ठीक है, प्लस ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस फॉर बी जी एफ सी, बी जी एफ सी कौन सा हुआ, बी जी एफ सी ऊपर वाला हुआ, बी जी एफ सी प्लस इसका अपोजिट क्या होगा, ओ ए डी ई, ओ ए डी ई नीचे वाला, तो ओ ए डी ई प्लस प्लस ओ ए डी ई, ई डॉट डी एस, राइट, प्लस इंट्रीगेशन, ये अभी तो 4 हुई फेस, अभी 2 फेस और बच गई, कौन कौन सी, एक बच गई एफ सी डी ई, देखिए ये रहा एफ सी डी ई बाहर वाला, और इसका अपोजिट कौन होगा, ओ जी बी ए अंदर वाला। ठीक है, तो इसको लिख दिया आपने एफ सी डी ई, एफ सी डी ई, ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस, ये मैंने रफ में लिखा था तो इसको मैं हटा देता हूं अब बेटा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा जा सकता है, एफ सी डी ई, और इसका अपोजिट कौन हुआ, इंट्रीगेशन ओ ए बी जी। ठीक है, ई डॉट डी एस, ये 6 फेसेज के सम के बराबर होगा लेफ्ट साइड, ये पूरा पैरेललोपाइप्ड इन 6 फेसेज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको 6 फेसेज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सम के बराबर लिखा जा सकता है। और राइट साइड क्या है, जीरो है, राइट साइड क्या है, जीरो है। अब देखिए यहां पर अब यहां पर देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो भी डिस्टरबेंस पास हो रहा है वो वाई जेड प्लेन से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, वाई जेड प्लेन से पास हो रहा है। एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन से तो कुछ डिस्टरबेंस पास हो ही नहीं रहा है। तो अब यहां आइए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पास होगी बेटा, यानी जो डिस्टरबेंस पास होगा, जो फ्लक्स पास होगा, या तो एबीसीडी से पास होगा, ये वाई जेड प्लेन है, या फिर ओजीएफई से पास होगा, ये वाई जेड प्लेन है। क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो इससे पास होगा और इससे पास होगा, ना तो ऊपर वाले से पास होगा, ना नीचे वाले से, ना इधर बाहर वाले से, ना अंदर वाले से, है या नहीं। तो ए बी सी डी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, जीरो नहीं होगा, और ओ जी एफ ई से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, ये ठीक है। लेकिन बी जी एफ सी ऊपर वाला, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो जीरो है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, कोई डिस्टरबेंस इधर नहीं जा रहा है। वैसे ही ओ ए डी ई, इससे भी कुछ भी नहीं जा रहा है बाहर, यानी इससे लिंक्ड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो जीरो होगा। वैसे ही अंदर वाला जो है ओ ए बी जी, इससे कुछ भी नहीं पास होगा। वैसे ही एफ सी डी ई से पास नहीं होगा। इसका मतलब देखिए, सीधी सी बात है बेटा कि ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, है या नहीं। कौन कौन जीरो नहीं होगा, ना तो जीरो होगा एबीसीडी, ना जीरो होगा ओजीएफई, लेकिन ये बीजीएफसी, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा तो इसकी वैल्यू जीरो। ओएडी, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ये भी जीरो। एफसीडी, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ये भी जीरो। और ओएबीजी, इससे भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, तो ये भी जीरो लिखा जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप यदि हम लिखें यहां पर, तो नेक्स्ट स्टेप को किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए
नेक्स्ट स्टेप लिखा जाएगा आपका इंटीग्रेशन E डॉट डी एस ए बी सी डी प्लस इंटीग्रेशन ओ ई एफ जी ई डॉट डी एस, बाकी जो चार फेसेज हैं उनसे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो जीरो होगा और ये इक्वल जीरो है राइट साइड के, ऐसा लिखा जा सकता है। और सॉल्व करें तो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है, ए बी सी डी प्लस इंटीग्रेशन ओ ई एफ जी ई डॉट डी एस, इस तरीके से लिखा, इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब यहां पर देखिए इस ABCD का क्या वैल्यू होगा और इस वाले फ्लक्स का क्या वैल्यू होगा, ये देख लें। तो देखिए ABCD कहां पर है बेटा, ये देखो जरा, ABCD इस रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ABCD से जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, EX होगा। जबकि OGFE ये लेफ्ट साइड में है, तो इससे लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस EX होगा। भाई X कंपोनेंट ही तो पास हो रहा है इससे, तो इससे तो प्लस EX और इससे माइनस EX। और इसका एरिया आप मान लीजिए क्या है, S मान लीजिए, इसका भी एरिया S मान लीजिए, ठीक है। S इज द एरिया, ध्यान दीजिए, S इज द एरिया, टोटल एरिया किसका, ABCD का एरिया S है टोटल। ऐसे ही OGFE का एरिया क्या है, S। ABCD पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, प्लस EX, और OGFE पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, माइनस EX। माइनस क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, और इस पर प्लस क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में है, ठीक है। चलिए तो लिख दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ABCD जो कि राइट साइड में था, तो EX, ठीक है, DS cos जीरो, बोलिए cos जीरो होगा, cos जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, देखिए जरा, भाई ये EX है, EX का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो ये जो DS होगा, S का डायरेक्शन भी तो यही होगा या नहीं होगा। इसमें EX का डायरेक्शन ये है, तो S का डायरेक्शन भी यही होगा। EX का डायरेक्शन ये है, इसको EX मान रहे हो, इसको माइनस EX डैश मान लो, चलो अंतर करने के लिए दोनों में, तो इनकी डायरेक्शन ये होगी। भाई ये जो फेस है इसका एरिया इस तरफ होगा, ठीक है, ये जो फेस है इसका एरिया इस तरफ होगा, तो इस तरीके से ले लिया, ठीक है, क्लियर है। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे मत समझो, इसको माइनस ले रखा है, इसलिए माइनस EX का डायरेक्शन तो ये होगा, लेकिन प्लस EX इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, तो वैसे माइनस साइन ही आना है, क्योंकि EX इंटू एस कॉस क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। और कॉस 180 का वैल्यू माइनस होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज ही आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, EX DS कॉस जीरो प्लस यहां क्या लिखेंगे बेटा, EX डैश माना है हमने इस पर, OEFG पर, DS और कहां पर है, OEFG यहां पर है, ठीक है। और कॉस क्या है, 180, कॉस क्या है, 180, कॉस 180 क्यों है भाई, EX डैश, देखिए S तो इधर होगा, और EX डैश, यदि केवल EX डैश की बात करूं, माइनस EX डैश की बात नहीं करूं, तो इस तरफ होगा। EX डैश बेटा इस तरफ होगा, जिस डायरेक्शन में EX है वही डायरेक्शन तो होगा, लेकिन माइनस EX डैश इस तरफ होगा, ठीक है। तो हमें तो EX डैश और S की डायरेक्शन के बीच में एंगल पता करना है। EX डैश इधर है और S इधर है, तो एंगल कितना हुआ, 180। अब cos 180 तो आप जानते हो -1 होता है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए आगे। तो इसको आप EX को बाहर ले लीजिए, ठीक है, और cos 0 1 हो गया। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, अब ये मैं ड्रॉप कर देता हूँ ABCD, क्योंकि जितना एरिया ABCD का होगा उतना ही एरिया किसका होगा, OEFG का होगा, ठीक है, किसका होगा, OEFG का होगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर भी EX डैश को मैं बाहर ले लेता हूँ, EX डैश को बेटा बाहर ले लिया, और यहाँ अंदर लिख दिया DS, ठीक है, और ये cos 180 का मतलब -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। और सॉल्व करें इसको तो थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, DS माइनस इधर आ जाएगा EX डैश
इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू 0। और सॉल्व कीजिए, ex ds का इंटीग्रेशन हो गया s माइनस ex डैश और इस ds का इंटीग्रेशन भी हो गया s इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, तो ex माइनस ex डैश किसके बराबर आ गया, ex माइनस ex डैश s कॉमन आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने ऑलरेडी क्या कहा है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, वेव इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वेव इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, देखिए s 0 नहीं हो सकता, सरफेस एरिया 0 हो सकता है क्या, 0 नहीं हो सकता। तो किसे 0 होना पड़ेगा, ex माइनस ex डैश, इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आना चाहिए। अब एरिया तो 0 नहीं हो सकता ना, तो फिर क्या 0 होगा, ex माइनस ex डैश इज इक्वल टू 0 होगा। और यहां से क्या आ गया, मतलब ex इज इक्वल टू ex डैश, मतलब ये क्या बता रहा है कि फील्ड स्टैटिक है। फील्ड क्या है, स्टैटिक है, कांस्टेंट है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ये ex इज इक्वल टू ex डैश क्या बता रहा है, दिस मीन्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक। ठीक है, इज स्टैटिक, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, बट ए स्टैटिक फील्ड, लेकिन ए कांस्टेंट फील्ड, बट ए स्टैटिक फील्ड कैन नॉट propagate a wave of finite wavelength, finite finite wavelength। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखिए यदि फील्ड स्टैटिक है, यहां भी वही फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है दोनों जगह, तो उस केस में फील्ड तो स्टैटिक हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जब वेव चलती है तो फील्ड तो स्टैटिक होता ही नहीं है। तो स्टैटिक फील्ड तो, यदि फील्ड आप स्टैटिक कर रहे हो, इसका मतलब इधर कोई वेव प्रोपोगेट नहीं हो रही है, जबकि इस डायरेक्शन में तो वेव प्रोपोगेट हो रही थी या नहीं। इसका मतलब वेव, हमने तो मान लिया था कि एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है, और निकल के क्या आ रहा है कि ex इज इक्वल टू ex डैश आ रहा है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में फील्ड स्टैटिक आ रहा है। तो फील्ड स्टैटिक हो सकता है या नहीं, ये कौन बताएगा कि भाई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपने क्या लिया, एक्स डायरेक्शन लिया, तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उस डायरेक्शन में तो फील्ड स्टैटिक हो ही नहीं सकता, यानी ये फील्ड का वैल्यू फिर 0 हो जाएगा। ex इज इक्वल टू ex डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ex डैश इज इक्वल टू ex डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सिमिलरली इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेक्टर का कंपोनेंट भी नहीं होगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की, अब यहां पर आप मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर के चलिए, ई की जगह बी रख दीजिए, केवल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कीजिए, तो कैलकुलेशन यही आने वाली है, बी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डैश। ठीक है, लेकिन इसको दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जब ये आपने प्रूव कर दिया तो ये तो हो ही गया। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन में ना तो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना ही मैग्नेटिक वेक्टर है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में ना तो इलेक्ट्रिक वेक्टर है और ना ही मैग्नेटिक वेक्टर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर या तो y में होंगे या z में होंगे। एक y में है तो दूसरा z में होगा, या पहला वाला z में है तो दूसरा y में होगा। यानी x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर नहीं होते। इसका मतलब
electric vector, magnetic vector and direction of propagation all are mutually perpendicular to each other. So we can say that electromagnetic waves are of transverse nature. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। चलिए, ये बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। अब देखिए बेटा, न्यूमेरिकल्स आपको आगे सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन, इलेक्ट्रिक वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, मैग्नेटिक वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, वो आपको लिखना आना चाहिए। यदि मैं x डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक वेक्टर का डायरेक्शन लेता हूं और y डायरेक्शन को मैग्नेटिक वेक्टर का डायरेक्शन लेता हूं, तो जो वेव मैं ड्रॉ करूंगा वो इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी कौन होगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा। ये भी इलेक्ट्रिक वेक्टर का एनवलप है, ये भी इलेक्ट्रिक वेक्टर का एनवलप होगा या नहीं। जो x के या x डैश यानी पॉजिटिव x या नेगेटिव x के जो पैरेलल है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होंगे। तो ये एनवलप इलेक्ट्रिक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैग्नेटिक वेक्टर जो कि y के पैरेलल है वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, यदि मैं बनाऊं, देखिए इस तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। हाइट सेम लेनी है, जितना एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक वेक्टर का है सेम एम्पलीट्यूड आपको मैग्नेटिक वेक्टर का रिप्रेजेंट करते समय ध्यान रखना है। तो देखिए ये मैग्नेटिक वेक्टर का डायरेक्शन होगा जो मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप पेंसिल से ही बनाएंगे पूरा डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक वेक्टर किसके पैरेलल होगा, मैग्नेटिक वेक्टर पैरेलल है किसके, y के। मैग्नेटिक वेक्टर y के पैरेलल है तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगे। मैग्नेटिक वेक्टर y के पैरेलल है, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैग्नेटिक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्लैक कलर में मैंने ड्रॉ किया है मैग्नेटिक वेक्टर को। ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर है, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेक्टर है, तो डेफिनेटली जो z डायरेक्शन होगा, ये z डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसे क्या कहेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ध्यान रखिएगा, जेड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखना हमेशा, एक ये ई, बी और के, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, चलो इसमें के क्या है ये भी समझाना पड़ेगा पहले। तो देखिए ये साइनोसॉइडल वेरिएशंस हैं। कैसे वेरिएशंस हैं, साइनोसॉइडल, साइन वेव हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेक्टर का इक्वेशन यदि मैं लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक वेक्टर का इक्वेशन लिखा जाएगा वेक्टर ई, ठीक है। वेक्टर ई किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो ई एक्स लिखा मैंने, ठीक है, ई एक्स। आप देखिए जब साइन वेव की हम बात करते हैं तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, जरा याद करो। हमने 11th क्लास में बात की थी कि जो साइन वेव होती है उनके लिए क्या इक्वेशन होती है। 11th क्लास का आपको ध्यान है, तो साइन वेव के लिए ऐसा इक्वेशन हम लिखते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में है तो हम लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या यहाँ पर हम ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख देते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख देते हैं। इस टाइप की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। ए एम्पलीट्यूड मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू है, ए एम्पलीट्यूड मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू है। ये हमने इक्वेशन साइनोसॉइडल वेव के लिए पढ़ी हुई है। तो देखिए x, ई एक्स क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए जीरो, एम्पलीट्यूड हो गया, और साइन वेव है इसलिए साइन इंटू के, और के मल्टीप्लीकेशन में हमेशा कौन आएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, जेड माइनस ओमेगा टी, ये हो गई ई एक्स की इक्वेशन। और वी एक्स की इक्वेशन क्या होगी, वी एक्स तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन, और यहां तो सेम रहेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही ट्रेवल हो, वो जेड डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, जेड डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, ओमेगा टी। अब देखिए ये इक्वेशंस तो हो गई इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर की। अब यहां पर के क्या है, पहले तो ये जान लीजिए, वेयर ई जीरो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, होता है ये ई जीरो।
या जिसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हो। V0 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या जिसे आप मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो। ठीक है। और एक बात तो आप जानते ही होंगे कि E0 अपॉन V0 इज इक्वल टू क्या होता है? C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये बात चलिए जानते हैं। हाँ, K, ये K क्या है? K इज नोन एज बेटा प्रोपोगेशन वेक्टर, प्रोपोगेशन वेक्टर, क्या कहते हैं इसे? प्रोपोगेशन वेक्टर। यानी K के मल्टीप्लीकेशन में जो भी होगा इक्वेशन में, वो आपको वेव की डायरेक्शन को बताएगा कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। जैसे यहाँ पर K के मल्टीप्लीकेशन में, प्रोपोगेशन वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन में कौन है? Z है। इसका मतलब वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? Z डायरेक्शन में। यहाँ भी K के मल्टीप्लीकेशन में Z है, तो इसका मतलब Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है। तो K प्रोपोगेशन वेक्टर होता है, जिसका वैल्यू यदि हम देखें, फॉर्मूला देखें, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया है। प्रोपोगेशन वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखिएगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा के बारे में भी आप जानते होंगे। ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कौन? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं ओमेगा को। और ध्यान कीजिए, ओमेगा को हम इस तरीके से लिखते हैं 2 पाई न्यू। यह न्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी है, और लीनियर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये सब बातें ध्यान रखनी है आपको। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसको लिखा जा सकता है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, होता है ना। नंबर ऑफ साइकिल को यदि 1 ले लें और टाइम को हम टाइम पीरियड ले लें, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज या पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ओमेगा का वैल्यू। एक और आपको मैंने बताया था, ध्यान कीजिए, एक V स्पीड की यदि हम बात करें, तो ओमेगा और K का जो रेशो है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपोगेशन वेक्टर का जो रेशो है, वो आपको स्पीड दे देगा। क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। ओमेगा की जब वैल्यू रखोगे 2 पाई न्यू, और K की वैल्यू रखोगे 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। आप इसको फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, न्यू इंटू लैम्डा। ये 11th क्लास में हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, V इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन K, या ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, K प्रोपोगेशन वेक्टर है, या प्रोपोगेशन कांस्टेंट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रोपोगेशन कांस्टेंट आप कह सकते हो। प्रोपोगेशन वेक्टर कहना ज्यादा उचित है। या प्रोपोगेशन वेक्टर के अलावा इसका दूसरा नाम भी है बेटा, वेव वेक्टर भी इसे हम कहते हैं। वेव वेक्टर, ये वेव वेक्टर जो कि K से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसके मल्टीप्लीकेशन में जो भी होगा, वो आपको वेव के डायरेक्शन का अंदाजा देगा। यानी जैसे यहाँ पर K के मल्टीप्लीकेशन में कौन है? Z। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो Z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। E0 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। T क्या है? टाइम है। और EX का मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर X डायरेक्शन में है। BX का मतलब मैग्नेटिक वेक्टर X डायरेक्शन में है। V0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, या एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। K प्रोपोगेशन वेक्टर या वेव वेक्टर है। ठीक है, या वेव नंबर भी हम इसे कह देते हैं। और Z ये बता रहा है आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव Z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, T टाइम। अब मैंने देखिए ये बताया था आपको EVK, इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार कहाँ गए थे? कानपुर गए थे। एक बार कानपुर, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, एक बार कानपुर गए थे। एक बार कहाँ गए थे? कानपुर गए थे। तो यदि आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर X में है, तो मैग्नेटिक वेक्टर Y में होगा, और प्रोपोगेशन वेक्टर Z में होगा। ध्यान रखिएगा, इस ऑर्डर में चलना है। यदि आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर Y डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक वेक्टर Z डायरेक्शन में, और प्रोपोगेशन वेक्टर X में होगा। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर Z डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक वेक्टर X में होगा, और प्रोपोगेशन वेक्टर किस में होगा? Y डायरेक्शन में होगा। तो ये ऑर्डर चलता है, X Y Z।
वाई से शुरू हो रहा है तो वाई जेड एक्स, जेड से शुरू हो रहा है तो जेड एक्स वाई। ईवी के, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ईवी के एक बार कानपुर, एक बार कानपुर। आप और कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो इस देखिए जैसे यहाँ पर के जेड में है, देखिए जरा के जेड में है तो ई एक्स में है और वी वाई में, देखो जरा ई एक्स में और ये वी वाई हो जाएगा। ये एक्स नहीं लिखना है, वाई लिखना है। वी किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। वी किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से भी आप, यदि आपको प्रोपोगेशन वेक्टर दे रखा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर का डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं। इस ऑर्डर में चलना है। के जेड दे रखा है तो आप ई को कहेंगे एक्स में और बी को कहेंगे वाई में, क्योंकि जेड के बाद एक्स लाना है आपको, फिर वाई, इस ऑर्डर में लिखना है। यदि वाई आपको दे रखा है, के का मतलब एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वेव, तो आप फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर कहेंगे कि वाई में है और मैग्नेटिक वेक्टर जेड में, एक्स के बाद वाई और फिर जेड। इस तरीके से इस ऑर्डर में चलोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। कई बार आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर में से कोई एक दे रखा होता है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैग्नेटिक वेक्टर इज इन वाई डायरेक्शन, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यदि मैग्नेटिक वेक्टर वाई में है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जेड में होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक वेक्टर एक्स में होगा। तो ये एक तरीका है इसको समझने का। हालांकि इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, वो हम आगे बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैसे इक्वेशन लिखा जाता है। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है, आई डी इज इक्वल टू आई सी। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि आई डी इज इक्वल टू आई सी होता है, ठीक है। वेयर आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट, आई सी इज कंडक्शन करंट। तो इसको मुझे प्रूव करना है। सिंस कंडक्शन करंट, तो कंडक्शन करंट से आप स्टार्ट करेंगे। कंडक्शन करंट को क्या लिखा जाता है, कंडक्शन करंट इज आई सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। आई सी क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। आई सी क्या होता है बेटा, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। अब देखिए सिंस फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। तो यहां से क्यू का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो इंटू फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्यू की जगह ये रख दो, क्यू की जगह आप जब ये रख दोगे, देयर फोर आई सी वुड बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और क्यू की जगह रखा एप्सिलॉन जीरो इंटू फाई। एप्सिलॉन जीरो तो एक कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएशन से बाहर लिया जाएगा, और ये डी फाई अपॉन डी टी, ये हो गया आपका आई सी। और ये जो राइट साइड आ रही है, ये आप जानते हो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो देखिए प्रूव हो गया, कुछ ही लाइंस में प्रूव कर दिया हमने कि कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, कंडक्शन करंट से स्टार्ट कीजिए। कंडक्शन करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब इसमें चार्ज की जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यूज करते हुए ये लिख दें, और उसके बाद में ये जो वैल्यू आएगी, एप्सिलॉन जीरो तो कांस्टेंट है, परमिटिविटी है, बाहर लिया जा सकता है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको बाहर ले लिया, डी फाई अपॉन डी टी आ गया, और इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरीके से इसे प्रूव किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8.2। 8.1 में आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए क्या क्वेश्चन है देखते हैं इसे। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 मेगाहर्ट्ज। सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 25 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 25 मेगाहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में ट्रेवल करती है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी के किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। प्रोपोगेशन वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होगा ना, तो ध्यान दीजिए ई वी के, ये बताया था मैंने आपको। तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो ये वाई और ये जेड हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका हो जाएगा किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक वेक्टर हो जाएगा जेड डायरेक्शन में। देखिए मैंने आगे नहीं पढ़ा, उससे पहले ही इलेक्ट्रिक वेक्टर का डायरेक्शन पता कर लिया। हालांकि इलेक्ट्रिक वेक्टर का डायरेक्शन यहां से पता चल रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पेस
एंड टाइम में इलेक्ट्रिक वेक्टर का वैल्यू क्या दे रखा है 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। जे कैप ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो एक्स, और इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका वाई डायरेक्शन में, तो बी किस में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। व्हाट इज वी एट दिस पॉइंट, तो बी का डायरेक्शन तो हमें पता चल गया, लेकिन वी होगा क्या। देखिए आप जानते हो E अपॉन वी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। E अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। आपको V चाहिए तो E अपॉन सी आ जाएगा। अब यहां से E का वैल्यू रखें, E का वैल्यू है 6.3 वोल्ट पर मीटर। जे कैप नहीं रखेंगे बेटा, जे कैप तो डायरेक्शन को बता रहा है, इसलिए 6.3 ओनली ये रखिए। और C का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.1 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक वेक्टर, ये हमने अभी देखा जेड डायरेक्शन, यानी के कैप आएगा यहाँ पर। और ये टेस्ला यूनिट हो गया। तो इस तरीके से इस रिजल्ट को लिखेंगे 2.1 इंटू 10⁻⁸ के कैप टेस्ला, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं और डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 8.3 की बात करेंगे बेटा। 8.3 में क्या कह रहा है देखिए जरा, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में ऐसा। तो देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बेटा, सॉल्यूशन। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में दे रखा है और ये किसके बराबर है, -7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t टेस्ला, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। व्हाट ए पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेव की वेवलेंथ और वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये पता करना है। तो देखिए अब जरा कंपेयर करो, हमको मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, Vy इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, लेकिन यहाँ पर के एक्स पहले है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हो। माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। मैंने ओमेगा टी माइनस के एक्स बताया था आपको, ये के एक्स प्लस ओमेगा टी की फॉर्म में आ रहा है। तो देखिए के की जगह क्या है, के की जगह क्या आ रहा है, कंपेयर करें तो के की जगह क्या है 0.5 इंटू 10⁻³ और के का वैल्यू क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, यानी इसका वैल्यू दे रखा है इतना वैल्यू है। लेमडा चाहिए तो 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। और यहां से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू 3.14 अपॉन 0.5, ठीक है, इंटू 10⁻³। सॉल्व करें इसको तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा ना, 5 से फिर वो 20 कैंसिल होगा 4 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 और 1 जा 4 और 1 5 4 3 जा 12 इंटू 10⁻³ मीटर। ये वेवलेंथ की वैल्यू आई। और इसको आप सेंटीमीटर में लिखना चाहें लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 1 मीटर की जगह इतना सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ -1 बचेगा, -1 मतलब ये 1.256 सेंटीमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर में, और मीटर में ये वैल्यू आ गई। ये वेवलेंथ की वैल्यू निकाल दी हमने। और क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी तो देखिए ये है ओमेगा, ठीक है या नहीं, ये ओमेगा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 ये दे रखा है आपको, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है। अब यहां से आपको फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा की जगह ये लिख सकते हो आप, और इंटू 11, और न्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 पाई, पाई मतलब 3.14,
और बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 23.9 गीगा हर्ट्ज आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। इतना गीगा हर्ट्ज, गीगा मतलब 10 रेज टू दी पावर 9, 10 रेज टू दी पावर प्लस 9 होता है गीगा का मतलब, तो 23.9 गीगा हर्ट्ज आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ये पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया। पार्ट बी में क्या कह रहा है देखिए जरा, इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा। ठीक है, पार्ट बी में कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखिए जैसा मैग्नेटिक फील्ड है वैसा की वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स है ना, क्लियर है, के जो मल्टीप्लीकेशन में होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई में। जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। तो ई जेड बराबर क्या होगा, ई जीरो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, यही तो होगा। तो ई जेड क्या लिखेंगे, ई जेड इज इक्वल टू ई जीरो। यस, ई जीरो कैसे निकालें, क्योंकि वी जीरो हमें दे रखा है, ये रहा वी जीरो। ठीक है, अब देखिए वी जीरो जब दे रखा है, वी जीरो कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7, समझ गए ना, ये वी जीरो होता है मैक्सिमम वैल्यू। इससे कंपेयर करोगे तो वी जीरो ये है, इतना टेस्ला। ठीक है, अब यहां से ई जीरो निकालना है, तो ई जीरो अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू होता है सी। तो यहां से ई जीरो निकालने के लिए सी इंटू वी जीरो, सी का मतलब 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8, और वी जीरो का मतलब 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7। तो ये हो जाएगा -7 यानी 10 बचेगा, 10 रेज टू दी पावर +8, और ये -7 10 बचेगा, और 6 इंटू 10 यानी 60 क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ये ई जीरो का वैल्यू आया। ठीक है, ई जीरो का वैल्यू आया, तो 60 लिख दीजिए यहाँ ई जीरो की जगह, ई जीरो की जगह क्या लिख दिया, 60। ठीक है, ई जीरो की जगह 60 लिख दिया, और साइन की जगह साइन लिखिए, साइन। और के कितना है, 0.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3, यही तो रहेगा के, चाहे इलेक्ट्रिक वेक्टर लिख रहे हो चाहे मैग्नेटिक वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर में भी वही रहेगा के, और मैग्नेटिक वेक्टर में भी वही रहेगा, और ये एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, प्लस ओमेगा भी वही रहने वाला है 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11। ठीक है, और टाइम टी भी वही रहने वाला है, और यूनिट क्या, वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर का डायरेक्शन इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक वेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं है, इजी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8.4, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स, एक लाइट है जिसका एनर्जी फ्लक्स इतना है, फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसी सरफेस पर गिरता है जहां से वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, एट नॉर्मल इंसिडेंस, और नॉर्मल गिरता है यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए गिरता है। इफ द सरफेस हैज एन एरिया, जिस सरफेस पर गिरता है उसका एरिया 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। तो जब आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी सरफेस पर गिरती है तो फोर्स एक्सर्ट करती है, तो वो फोर्स कितना होगा ड्यूरिंग ए 30 मिनट टाइम स्पैन, यानी 30 मिनट के अंतराल में कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी वेव, ये पता करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। पहले तो आपको टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि कितनी टोटल एनर्जी गिर रही है एक सरफेस पर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फोर्स निकालना है। और फोर्स क्या होता है, फोर्स निकालने के लिए आपको मोमेंटम पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, है या नहीं। मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो मोमेंटम पता करना पड़ेगा, और मोमेंटम पता करने के लिए एनर्जी अपॉन सी, ये हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था। और सरफेस कैसी है, नॉन रिफ्लेक्टिंग, इसलिए यू अपॉन सी होगा। यदि ये रिफ्लेक्टिंग होती तो 2u अपॉन सी होता। ठीक है, तो यहाँ u अपॉन सी, यानी पहले मुझे u निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में p निकालना पड़ेगा, फिर f निकलेगा। तो u निकालने के लिए u क्या होगा, एनर्जी कितनी, सरफेस पर जो एनर्जी गिर रही है वो कितनी होगी भाई, एनर्जी किसके बराबर होगी, एनर्जी पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, यहां लिख देता हूं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क ही तो एनर्जी होता है बेटा, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, यानी वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब पावर कितनी है जरा देखो, 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये पावर अपॉन एरिया है ना,
ये 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पावर हो गई, ठीक है। और इनटू एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको, तभी तो पावर आएगी। 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इतनी पावर डिलीवर हो रही है, ठीक है। तो ये 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए ये बन गया पावर। ये क्या बन गया? पावर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख लो, ये पावर बन गया, ठीक है। और फिर इसको कितने टाइम में निकालना है आपको? टाइम, टाइम क्या है? 30 मिनट, और 30 मिनट को आप सेकंड में बदलोगे तो ये समझ में आ गया भाई। 18 को मल्टीप्लाई किया एरिया से तो ये टोटल पावर आ गई, ये पावर आ गई। और फिर टाइम से मल्टीप्लाई किया, पावर इनटू टाइम होता है ना एनर्जी, ठीक है। तो टाइम 30 मिनट, मिनट को सेकंड में लिखा तो ये लिख दिया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो जूल में वैल्यू आएगी कितनी? 6.48 इंटू 10⁻⁻5 जूल। निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके, +5 जूल में, ठीक है, एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी आ गई तो मोमेंटम आ जाएगा, U/c। तो मोमेंटम क्या आएगा? 6.48 इंटू 10⁻⁻5, और c कितना है? 3 इंटू 10⁻8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो p की वैल्यू आएगी बेटा, वो p की वैल्यू आ जाएगी 2.16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आएगी। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 3 2 जा 6 आ रहा है ना, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 आ तो रहा है। ये ऊपर जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम आ गया तो यहाँ रख दो और टाइम से डिवाइड कर दो, फोर्स आ जाएगा। तो निकालते हैं, देखिए मोमेंटम आपका आया, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। मोमेंटम कितना आया? मोमेंटम आया 2.16 इंटू 10⁻³ और टाइम क्या है? टाइम आपका क्या है? टाइम का वैल्यू है आपका 30 इंटू 60, 30 मिनट है ना, सेकंड में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये 18 हो गया, 2.16 अपॉन 18, और 2 जीरो को ऊपर ले जाओ तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। और 2.16 को जब इससे आप डिवाइड करोगे तो 18 1 जा 18, 3 बचेगा, 18 2 जा 36 इंटू 10⁻⁻5, 6 करोगे तो 1.2 आ जाएगा। ये 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगा, ये फोर्स आएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी निकाल करके मोमेंटम निकाला, और मोमेंटम निकाल करके फोर्स निकाल लिया, सरफेस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। एनर्जी निकालते समय ध्यान रखना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। पावर आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी थी, इसलिए उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके टोटल पावर निकालना है, फिर उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन हम ये लेंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब। एक 100 वाट का बल्ब है, उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं बेटा, उस रेडिएशन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन में कौन होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उनकी वैल्यू क्या होगी? एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है। और बल्ब कितनी दूरी पर लगा हुआ है? 3 मीटर डिस्टेंस पर लगा हुआ है। अज्यूम कीजिए, मान लीजिए द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5% एंड इट इज ए पॉइंट सोर्स, मतलब डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका साइज बहुत कम है, यानी एक पॉइंट सोर्स है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। बल्ब जो पॉइंट सोर्स है वो इन लाइट फैलाता है, बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है बेटा, ये बल्ब है, मान लीजिए बल्ब से जो लाइट निकलती है वो चारों तरफ निकलती है, बल्ब से जो लाइट निकलती है वो चारों तरफ निकलती है, और इसी को हम कहते हैं रेडिएशन। और इस रेडिएशन में, रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है और मैग्नेटिक वेक्टर भी है। बल्ब कितनी डिस्टेंस पर लगा हुआ है? 3 मीटर डिस्टेंस पर लगा हुआ है। मान लीजिए यहां से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति है और इससे 3 मीटर की डिस्टेंस पर ये बल्ब लगा हुआ है, तो कितना रेडिएशन इधर आ रहा है ये हमें पता करना है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिक वेक्टर का वैल्यू है, कितना मैग्नेटिक वेक्टर का वैल्यू है, वो हमें पता करना है। तो एरिया कितना कवर होगा? सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब के द्वारा कितने एरिया में लाइट भेजी जाएगी? तो एरिया कवर्ड निकाल लो पहले। तो एरिया कवर्ड क्या होगा? A इज इक्वल टू
4 पाई आर स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल है ना ये, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 4 इंटू पाई का मतलब 3.14, और आर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, तो होल स्क्वायर, तो ये 9 4 जा 36, 36 इंटू 3.14। जब आप सॉल्व करोगे तो एरिया आ जाएगा 113 मीटर स्क्वायर। ये एरिया, इतने एरिया में लाइट जाएगी, इतने एरिया में रेडिएशन जाएगा, ठीक है। अब जब इतने एरिया में रेडिएशन जा रहा है तो अब हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जो निकालने की जरूरत हमें क्यों है, क्योंकि जब तक हमें इंटेंसिटी पता नहीं चलेगी तो हम इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी। आई, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर कितना है, पावर आपका कितना हो जाएगा बल्ब का 100 वाट, ये केवल 100 वाट पावर है या कुछ और भी होगा, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 वाट को 2.5% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके टोटल पावर आएगी। तो 100 वाट इंटू 2.5, ठीक है, इंटू 2.5%, ये परसेंट है, अपॉन एरिया कितना आ गया 113 मीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा लगभग 022 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी, ये क्या आ गई बेटा, इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिटी का आधा हिस्सा तो इलेक्ट्रिक वेक्टर प्रोवाइड करेगा और आधा हिस्सा मैग्नेटिक वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और एक मैग्नेटिक वेक्टर होता है। तो यदि टोटल इंटेंसिटी आई है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर का इंटेंसिटी क्या होगा, I/2 होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक वेक्टर का इंटेंसिटी क्या होगा, I/2 होगा। होगा या नहीं होगा, तो इंटेंसिटी I/2 ले लूं मैं, I/2 बराबर हो जाएगा 1/2, और I का वैल्यू क्या लिखते हैं हम, I का वैल्यू क्या लिखते हैं, ε0 E स्क्वायर इंटू सी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंटेंसिटी का, ε0 E स्क्वायर आरएमएस वैल्यू, ठीक है, ठीक है, इंटू सी। अब यहाँ पर ε0 परमिटिविटी है, ये सब आपने निकाला हुआ है, ये आप ये कह सकते हो कि इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी ये फॉर्मूला मैंने बताया है, ये इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी आपने ऑलरेडी निकाल ली 0.022, इतनी इंटेंसिटी निकाली। तो इंटेंसिटी का आधा हिस्सा जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये जो आधा वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा आपका 1/2 ε0 E स्क्वायर RMS इंटू सी के बराबर हो जाएगा। हाफ से हाफ कैंसिल आप करेंगे तो E RMS की वैल्यू यहां से निकलेगी, E RMS निकालोगे तो रूट के अंदर आएगी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर 0.022 डिवाइडेड बाय ε0, और C नीचे जाएगा, ε0 का मतलब इतना होता है और C का मतलब इतना होता है। ये वैल्यूज रखी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बेटा 2.9 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2.9 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आरएमएस वैल्यू है, लेकिन आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ई आरएमएस इज इक्वल टू E0 अपॉन √2 होगा, ठीक है। तो E0 बराबर आ जाएगा √2 इंटू ई आरएमएस, तो यहां से E0 की वैल्यू आ जाएगी, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें, किसको 2.9 से, 2.9 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.07 वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखिएगा इतनी वैल्यू आ जाएगी 4.07 वोल्ट पर मीटर, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक वेक्टर का, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक वेक्टर भी तो चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नेटिक वेक्टर भी चाहिए। तो मैग्नेटिक वेक्टर तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, जब E0 आ गया तो V0 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं। तो देखिए कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं बेटा, छोटा सा रह गया है पोर्शन, यहीं पर कर लेता हूं। देखिए ई आरएमएस आपके पास है, तो आप जानते हैं ई आरएमएस अपॉन वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। तो यहां से ई आरएमएस आपने निकाल लिया, ई आरएमएस का वैल्यू ये आ गया, तो वी आरएमएस क्या होगा, वी आरएमएस इज इक्वल टू ई आरएमएस अपॉन सी होगा। ई आरएमएस 2.9 है और सी 3 × 10⁻⁸ है,
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बी आर एम एस आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। और वी जीरो निकालना है तो ई जीरो अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू सी होता है, तो यहां से वी जीरो क्या आ जाएगा, ई जीरो अपॉन सी आ जाएगा। ई जीरो कितना है आपका 4.07 और सी कितना है 3 इंटू 10⁻8। जब इसको सॉल्व करोगे तो वी जीरो की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.4 इंटू 10⁻⁻8। ध्यान रखिएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, ये वैल्यू आ जाएगी 1.4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। इस तरीके से v जीरो का वैल्यू भी निकाला जा सकता है। तो इसमें की पॉइंट क्या है, पहले तो बल्ब कितने एरिया में लाइट फैला रहा है, वो स्फेरिकल बल्ब होता है तो एरिया कवर्ड क्या आएगा 4πr², एरिया निकाल लिया। फिर इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, पावर अपॉन एरिया होता है। पावर क्या है 100 वाट, लेकिन उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पावर आ गई, सॉरी ये पावर आ गई ऊपर वाली, और इसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो इंटेंसिटी आ गई। अब इंटेंसिटी तो आधी तो इलेक्ट्रिक वेक्टर के पास होगी और आधी मैग्नेटिक वेक्टर के पास होगी, तो हाफ ऑफ द इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ और एप्सिलॉन 0 E² RMS इंटू सी होगा। ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, ये आ गई। यहां से ERMS निकाल लो, ERMS आ गया तो ई जीरो आ जाएगा, ई जीरो आ गया तो VRMS और वी जीरो भी आ जाएंगे। इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद में फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और जहां समझ में नहीं आता है बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।